हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज अपन जो नगर पालिका एक्ट अपना चल रहा था उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग पीछे वाला रिवीजन भी कर रहे हैं, आप इसको ठीक से एंजॉय भी कर रहे हैं। इस क्लास को बिल्कुल बर्डन नहीं समझना है, बहुत आराम आराम से चीज़ों को करते चलना है। क्योंकि एक थोड़ा सा अभी शुरुआत में आपकी दिक्कत आएगी, फिर आप खुद ही मास्टर हो जाएंगे। इसके शुरू शुरू में दिक्कत आ रही होगी, इसको प्रैक्टिकल समझना है और बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को याद करते चलना है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको हर एक माइन्यूट से माइन्यूट बात बताता चलूँ और साथ में कैसे भी जोड़ तोड़ करके आपको याद करवाता चलूँ मैं। तो आज अपना नेक्स्ट अपने लगभग 10 तक धाराएं कर ली थी और आज अपन 11 से धाराएं करने वाले हैं। 10 वाली धारा थोड़ी सी एक बार और आपको मैं बता देता हूँ। आप लोगों को कुछ डाउट्स भी होते हैं और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि नई क्लास है, नई चीज़ें हैं, समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट जब क्लास होती है तो मैं उसको वैसे ही ले लेता हूँ। समझ में तो मुझे आ ही जाता है कि कौन सी चीज़ आपके समझ में आई है, कौन चीज़ आपको नहीं आई है। आप लोग इस क्लास को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें ज़्यादा धन्यवाद की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इधर से कर रहा हूँ, आप लोग उधर से अपना काम कर रहे हैं। अच्छे व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा की फटाफट क्लास इनको प्रोवाइड करवाएं। खूब सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं क्लास को। चलिए, और हाँ, एक दो डाउट और थे कि सर ये कोर्स पेड होगा, फ्री होगा, कैसे होगा, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, बुक्स कहाँ से मिलेगी, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, धुरीना अपना ऐप है, धुरीना, जी के सुभाष जी चारण जो धुरीना ऐप चलाते हैं। मैं सदस्य हूँ धुरीना का बहुत दिनों से और फैकल्टी मेंबर भी हूँ। तो आप ये मानिए कि वहाँ पे आपको, और धुरीना का आपको पता है कि बहुत मिनिमम कॉस्ट पे, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे स्टेट में अपना धुरीना ऐप चलता है। तो आपको मिनिमम कॉस्ट में हम कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी बहुत मिनिमम, औरों से 70-80% तक सस्ता हमारा कोर्स होता है, ये आपको भी पता है इस बात का। तो आपको कुछ रिवीजन क्लासेस चल ही रही हैं, साथ में कुछ क्लासेस आपको और अवेलेबल हो जाएंगी। बात समझ में आ गई क्या? बात रही बुक्स और नोट्स की, तो अभी देखो मार्केट में ऐसी कोई बुक इसके लिए है नहीं। हाँ, कोई पुरानी किताब थोड़ा सा करके निकाल देंगे मार्केट में, वो एक अलग इशू है। अच्छी अपडेटेड बुक आपको मिल जाएगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए बस। आपको किताब भी मिल जाएगी, सारे नोट्स भी, लेक्चर भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे और सिस्टमेटिक ऐप पे पूरी क्लासेस आपको और मिल जाएंगी, ताकि आपकी वहां भी रिविजन हो जाएगा। ये क्लासेस मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक। चलिए 10 तक जो कर ली थी, 10 वाली धारा में एक बार और बता दें, ताकि अपन 11 से शुरुआत कर देते हैं। तो बहुत आराम आराम से चीजों को पढ़ना है। वार्ड की अवधारणा, वार्ड अवधारण, वार्ड अवधारण। जिन स्टूडेंट्स ने 1 से लेकर 10 तक की धाराएं नहीं पढ़ी हैं, वो पीछे क्लास प्लेलिस्ट में आप जाके एक बार शुरुआत से सारी क्लासेस देख लीजिए, ताकि दिक्कत आएगी नहीं और बहुत जल्दी एक पूरा भी हो जाएगा। वार्ड अवधारणा, अवधारण सॉरी, इसका मतलब है कि वार्ड का निर्धारण। अवधारण को मैं लिखता हूं निर्धारण, आपको समझाने के लिए निर्धारण। इसका मतलब यह है कि वार्ड की जो वार्ड है उसको कौन डिटरमाइन करेगा, किस प्रकार से वार्ड डिटरमाइन होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के लिए, पर मान लेते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं, इंडिया से समझा देता हूं आपको, भारत के संदर्भ में समझा देता हूं, खूब आराम से आप समझिए कि सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर मिलान करवाने वाला आपको क्वेश्चन दे तो पूछेगा कि धारा 10 का संबंध किससे है, तो आप कहना वार्ड अवधारण से है। इसका मतलब यह है वार्डों को किस प्रकार से बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, क्या करेगा, सारी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मिलान करवाने का क्वेश्चन है वार्ड अवधारण, अर्थात वार्ड कैसे बनाए जाते हैं। लोक की लैंग्वेज है इसलिए अवधारण कर लिया, इसको मैं दूसरी भाषा में बताऊं तो निर्धारण हो सकता है। इसका मतलब यह कि वार्ड किस प्रकार से निर्धारित किए जाएंगे, ठीक। मान लेते हैं इंडिया है, इंडिया को बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांट दिया अपन ने, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और इन टुकड़ों की संख्या वो 543 है, ऐसा मान लेते हैं। इसका मतलब है कि पूरा भारत 543 टुकड़ों में बंट गया। लोकसभा के सीट के हिसाब से कितने टुकड़े भारत के? 543। इनको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि यही वार्ड है, ये क्या है? वार्ड। इसको छोटे रूप में अप्लाई करते हैं तो ये आपका एक शहर है, कोई ये आपका शहर है, और आपके शहर को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया।
और इन्हीं का नाम क्या बोला गया, वार्ड बोला गया। क्वेश्चन कैसे आएगा परीक्षा में, वार्ड का अवधारण या निर्धारण कौन करेगा, तो जनता तो कर नहीं सकती, ऑप्शन आएगा राज्यपाल, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, या फिर एसडीएम और जिला कलेक्टर दोनों। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि वार्ड का जो अवधारण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पहला क्वेश्चन कौन करेगा, राज्य सरकार। पहले तो साहब वार्ड बना दिए 1 2 3 4 ऐसे, तो निर्धारण किसने कर लिया, राज्य सरकार ने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लेते हैं कि आपने वार्ड का निर्धारण तो कर दिया कि साहब इस शहर में 20 वार्ड होंगे, ऐसा मान लेते निर्धारित कर दिया, पर वहां की जनता हो सकता है खुश नहीं हो किसी सीमा को लेकर। वो कहे साहब आपने ये जो वाला वार्ड बनाया इसकी सीमा से हम खुश नहीं है, इसकी सीमा यहां तक होनी चाहिए, यहां तक होनी चाहिए। इसका मतलब राज्य सरकार वापस चाहे तो वार्ड की सीमाओं का निर्धारण कर सकती है। बात समझ में आ गई। पहले वार्ड की अवधारणा निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट लिखिए, सीमा निर्धारण, वार्ड की सीमा का निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार। तो सीमा निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार, राज्य सरकार। दो बात समझ में आ गई। अब वार्ड के अंदर घुसते हैं। वार्ड के अंदर घुसेंगे तो जनता मिलेगी अपन को। इनको क्या दिया जाएगा, प्रॉपर वार्ड में आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण दिया जाएगा। बहुत ज्यादा घुस के अनावश्यक खुदाई करने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 3 बन सकते हैं, यहाँ से एक चौथा और वो भी बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धारा 10 का संबंध किससे, तो आप कहना वार्ड की अवधारण या वार्ड का निर्धारण। पहला तो ये तो हो गई इसकी हेडिंग। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वार्ड का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो आप कहना राज्य सरकार, टिक करके आ जाना। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वार्ड की सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, आप कहना राज्य सरकार द्वारा, अर्थात सीमा बदलना। अगला क्वेश्चन, वार्डों में हो सकता है किसी वार्ड में, जैसे ऐसे वार्ड बनाए, इस वार्ड में SC ST की जनसंख्या ज्यादा है, किसी में OBC की जनसंख्या ज्यादा है, तो इन वार्डों का निर्धारण करते समय समुचित रूप से आरक्षण के प्रावधान भी होंगे। याद रखेंगे आप लोग, ठीक। अंतिम जो क्वेश्चन है वो आपको नोट लगा के लिखना, नोट मैं सारे नोट्स में लिखवाता हूं आपको भी। जैसे मान लेते हैं कि आपके शहर का आकार इस प्रकार का है, आपका शहर कुछ, आपके शहर की सीमा कुछ इस प्रकार की है। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आपका शहर इस प्रकार का है, तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, आपको पता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा वो याद रखना। राज्य सरकार वार्डों की अवधारणा निर्धारण करते समय, अब आपको पता है कि जैसे मेरा वार्ड नंबर 1 है, तो मुझे कैसे पता चला कि मेरा वार्ड नंबर 1 है, आपका हो सकता है किसी का वार्ड नंबर 5 हो, किसी का 7 हो। तो राज्य सरकार कहां से काउंटिंग करती है इन वार्डों की, कैसे पता चलता है कि वार्ड नंबर 1 है, ये 5 है। देखिए, जो भी कोई भी शहर है, जैसे ये शहर है, शहर की एक होती है उत्तरी सीमा, एक होती है दक्षिणी सीमा, एक होती है पूर्वी सीमा, और एक होती है पश्चिमी सीमा। हमेशा जो वार्डों की काउंटिंग शुरू होती है वो उत्तर पश्चिम सीमा से शुरू होती है। अर्थात इस प्रकार वार्ड नंबर 1, फिर वार्ड नंबर 2, 3, 4। बात समझ में आ गई क्या? तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि वार्डों का जो चक्रानुक्रम है, वार्डों का जो निर्धारण है, वार्डों की जो संख्या क्रम है, वो कहां से शुरुआत किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि उत्तर पश्चिम सीमा, ऑप्शन देगा उत्तर पश्चिम सीमा, उत्तर दक्षिण सीमा, उत्तर पूर्व सीमा, या कोई उत्तर पश्चिम सीमा। तो आपको उत्तर क्या करके आना है, उत्तर पश्चिम सीमा। क्लियर हो गया? ये अध्याय नंबर 10 है। ठीक, अब इसको लिखाते आपको नोट्स बनवा देते हैं। देखिए, पहला लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाने, पूरे डिटेल की जरूरत है नहीं, और जिन धाराओं पर फोकस करने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें इतना ही पढ़ना, ज्यादा आप अनावश्यक नहीं पढ़े। आप लिखिए, इसमें नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसा लिखिए, धारा 10 का संबंध किससे, वार्ड अवधारण से। पहली बात समझ में आ गई। अब लिखिए वार्ड निर्धारण, निर्धारण लिखाता हूं, अवधारण निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो लिखिए वार्ड निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, दूसरी बात, सीमा में बदलाव, किसकी सीमा में,
वार्ड की सीमा में बदलाव, ये भी किस धारा में लिखा गया, धारा 10 में लिखा गया है। कौन करेगा, राज्य सरकार। इसके बाद में अगली बात लिखनी है, वार्डों में आरक्षण का प्रावधान भी होगा। आरक्षण पर जो टॉपिक है वो अलग से अपन बनाएंगे। मेरी इच्छा है कि आरक्षण वाला आपको बहुत डिटेल से मैं बताऊं, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 243 डी और 243 टी, इन दोनों में नगर पालिका, यहां तो लिखा हुआ जिला परिषद किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन में आरक्षण होगा, और यहाँ पे लिखा गया कि जो भी नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, नगर निगम है, इनमें आरक्षण कैसे मिलेगा वो इस अनुच्छेद में लिखा गया, जो कि भारत के संविधान का है। इसको मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। इसमें अनावश्यक कम चीजें पढ़ के आप अपने को ज्ञान को सीमित नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इस पर पूरा एक लेक्चर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा पूरा आरक्षण के प्रोविजन। तो सीमा में बदलाव भी किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। अंतिम पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो लिखना आपको, अंतिम पॉइंट ये लिखना आपको कि वार्डों का जो निर्धारण है वो कौन सी सीमा से किया जाएगा, कौन सी सीमा से, तो आपको लिखना है उत्तर पश्चिम। ऐसे नोट्स में टिक मार्क भी कर लो कि यहां से किया जाएगा, यहां से। और जब भी जो पद आरक्षित होते हैं, पदों का जो आरक्षण दिया जाता है वो भी फिर चक्रानुक्रम में दिया जाता है, वो चक्रानुक्रम भी यहीं से चलता है। अनावश्यक रूप से इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको ये 10वां धारा समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब धारा 11 की बात कर लें। बहुत ही आसान है, आसानी से याद हो जाएगी। आपको याद रखना है कि किस प्रकार से नगर पालिका के लिए निर्वाचन होते हैं, किस प्रकार से चुनाव होते हैं, धारा 11 में लिखा गया है। तो आपको अब लिखना है धारा 11 के बारे में। हेडिंग लगाइए धारा 11, धारा 11, और इसकी हेडिंग क्या लिखेंगे, नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिका के लिए निर्वाचन, निर्वाचन। और मैं यहाँ पे आपको लगवा देता हूं इस पर इंपॉर्टेंट नोट। क्यों, ये धारा एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिस पे इंपॉर्टेंट लगवाता हूं उसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है नगर पालिका के लिए निर्वाचन, ठीक। सबसे पहले आपको याद रखना है, 2 प्रश्न अपने आप को पूछना है। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कौन करवाएगा, पहली बात तो, और दूसरी नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कब करवाया जाएगा, कब। और एक यहां पे पढ़ेंगे नोट, बस 3 बातें पढ़ेंगे, आपके क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे 2 लाठी सी खड़ी हैं से याद रखना, निर्वाचन के लिए 2 बातें आपको याद रखनी है। 11 में लिखा गया है निर्वाचन करवाया जाएगा, चुनाव के बाद में सारे 1 और 1 11 हो जाते हैं मिलकर। तो जब भी चुनाव होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। वहां पे लिखा गया है नगर पालिका के लिए निर्वाचन होगा, ठीक। पहली बात तो है कि निर्वाचन कौन करवाएगा। अब यहां भी आपको यह समझना है कि भारत में 2 प्रकार के चुनाव आयोग हैं, एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन केंद्रीय चुनाव आयोग, और एक राज्य चुनाव आयोग। केंद्रीय जो चुनाव आयोग है ये सारे चुनाव करवाता है छोड़कर एक चुनाव को, और वो एक चुनाव कौन सा हो गया, स्थानीय स्वशासन का, अर्थात नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके जो चुनाव होते हैं ये चुनाव करवाए जाते हैं राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। बात समझ में आ गई क्या, राज्य चुनाव आयोग। तो कौन करवाएगा इनके चुनाव, तो लिखना राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। इस पर भी एक क्लास ली जा सकती है, कैसे, राज्य चुनाव आयोग है, कितने सदस्यों की बॉडी होगी, कार्यकाल कितना होगा, नियुक्ति कौन करेगा, पदावधि कितनी होगी, पद से हटाएगा कौन, क्या क्या कार्य करेंगे, अभी तक कौन कौन से निर्वाचन आयुक्त रहे हुए हैं, अभी इस पर बात नहीं करने वाले। इसके लिए मैंने कहा ना आपको वापस 74वां संविधान संशोधन, एक दिन 2-3-4 घंटे की लंबी क्लास लेके आपको 74वां संविधान संशोधन करवाऊंगा। ये पॉलिटी में भी क्लियर हो जाएगा और इधर भी। अभी आप इतना ध्यान रखें, नगर पालिकाओं के लिए जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। और अगर किसी बच्चे के आएगी सर इसके लिए आर्टिकल बता दो, तो आर्टिकल 243 के और 243 ZA ये चुनाव आयोग के लिए अनुच्छेद है। नहीं याद करें भी चल जाएगा, अलग से पढ़ाऊंगा ये कंप्लीट आपको। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कौन करवाएगा, आप कह रहे सर राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। दूसरी बात, कब करवाएंगे,
तो सामान्य तो आपको पता है कि साहब 5 साल कार्यकाल होता है इनका, पता है, कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब चुनाव करवा लेंगे। पर यहां देखो क्या लिखा गया है, यहां लिखा गया है कि सामान्यतः चुनाव तो 5वां साल में होते हैं, पर मान लेते हैं कि किसी नगर पालिका का विघटन हो गया, डिसोल्व हो गई, तब 6 माह में वापस चुनाव करवाने, आपको पता है। तो सामान्यतः तो 5 साल, और आप अगर वापस याद करें तो धारा 7 याद कीजिए जो मैंने पढ़ाई थी, इसमें क्या लिखा होता, पदावधि लिखी गई थी, कितनी होगी, 5 साल। आप भूल गए होंगे, मैं याद दिला रहा हूं आप लोगों को, पदावधि 5 साल। ये जो पदावधि है ये पूर्ण होने से पहले चुनाव करवा लिए जाते हैं ताकि राज अंतराल नहीं आ पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः तो 5 वर्ष, आपको पता है ये 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, पर अगर विघटन हो गया, पहले सुन लीजिए फिर लिखवाऊंगा, अगर विघटन हुआ है तो 6 माह में चुनाव करवाने, 6 माह में क्या कराने पड़ेंगे, चुनाव करवाने पड़ेंगे। ठीक, लिखिए धारा 11 नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन चुनाव। पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि कौन करवाएगा, तो कहना राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। कब करवाएगा, तो ये तो आपको नहीं लिखने की जरूरत है कि 5 साल में करवाएगा, ये तो पता है 5 साल में इलेक्शन होते हैं। पर अगर नगर पालिका का विघटन हो गया तो नए चुनाव करवाने पड़ेंगे, वो कितने दिन में, वो 6 मंथ में करवाने पड़ते हैं। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई नगर पालिका 5 साल तक चली, 5 साल कार्यकाल हुआ उसका पूरा, तब तक तो ठीक है, नए चुनाव हो जाएंगे। पर मान लेते हैं किसी नगर पालिका ने 4 वर्ष और 6 माह तक तो काम कर लिया और फिर भंग हो गई, पूरा 5 साल नहीं कर पाई, 5 साल में महीने कितने बाकी रह गए, 6 महीने बाकी रह गए। ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। अब तो पूरे 5 साल होने के बाद ही चुनाव करवाएंगे। क्लियर होगी क्या बात, ये मैं वापस बोलता हूं, सामान्यतः 5 साल के लिए चुनाव होंगे, अगर भंग हो गई तो 6 माह में चुनाव करवाने पड़ेंगे। जैसे मान लो कोई नगर पालिका 1 साल चली फिर भंग हो गई तो वापस 6 माह में चुनाव करवा लेंगे। पर कोई नगर पालिका का मान लो लास्ट के 6 महीने बच रहे थे, 4.5 साल तक काम कर लिया, 6 मंथ बच रहे हैं, ऐसी स्थिति में वापस से चुनाव नहीं करवाने पड़ेंगे। क्लियर, चलिए अगली बात करते हैं अपन। इंटरेस्टिंग बात और है, मान लेते हैं कि एक नगर पालिका थी ए नाम की नगर पालिका, उसने 3 साल काम किया और फिर भंग हो गई, नए चुनाव होंगे 6 माह में। मान लेते हैं पीछे 1.5 साल ही बच रहा था, चुनाव होने के बाद 1.5 साल का टाइम मिला और बी नगर पालिका का चुनाव हो गया। अब ये बी नगर पालिका पूरे 5 साल के लिए रहेगी या बचे हुए कार्यकाल के लिए रहेगी, मैंने बताया भाई ये बचे हुए कार्यकाल के लिए रहेगी। क्लियर हो गया क्या, चलिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहां से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 11 का संबंध किससे है, आप कहना नगर पालिकाओं के चुनाव से, निर्वाचन से संबंधित है। फिर याद करना है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कौन करवाता है, आप उत्तर देना राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। फिर कहेंगे कि कब करवाएंगे, तो कब का तो कोई ज्यादा खास है नहीं, आपको पता है कि 5 साल की अवधि में चुनाव करवाए जाते हैं, और अगर विघटन हो गया तो 6 माह की अवधि में चुनाव करवाने पड़ेंगे। अगली बात, ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट के 6 महीने ही बच रहे हों तो चुनाव नहीं करवाने पड़ेंगे। ठीक, इस बार RAS प्री में क्वेश्चन पूछा कि चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है, और मैक्सिमम ने स्टूडेंट्स ने ऑप्शन में चांस लिया राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, पर ये RPS ने इसको ठीक से नहीं माना, क्योंकि अधिसूचना हो राज्य सरकार जारी करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्य सरकार जारी करेगी। ठीक, इसको भी नोट लगा लिखना, अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना राज्य सरकार। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 11 से संबंधित कितने क्वेश्चन बनने हैं। ठीक, अब बात करते हैं धारा 12 पर। इस क्लास को आप आराम से सुन लीजिए, याद हो जाएगा। मैं वापस कहता हूं, तनाव नहीं लेना। अभी तक 2 धाराएं पढ़ी है, धारा 10 और धारा 11। धारा 10 में लिखा कि किस प्रकार से वार्डों का निर्धारण किया जाएगा। 2-3 प्रश्न थे, किस धारा में, धारा 10 में। कौन करेगा, साहब राज्य सरकार करेगी। दूसरी बात है, क्या आरक्षण दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा। सीमाएं भी राज्य सरकार ही बदलेगी।
और वार्डों का जो अवधारणा किस क्रम में, उत्तर पश्चिम सीमा से किया जाएगा। धारा 11 का संबंध किससे है, चुनाव से संबंधित है। चुनाव कौन करवाएगा, तो आप कहना साहब चुनाव राज्य सरकार, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। कितने दिनों में, अगर सामान्य चला तो 5-5 साल में हो जाएंगे। इस पर भी एक लंबी क्लास वापस ली जा सकती है। निर्वाचन आयोग पढ़ाएंगे तो बताएंगे अभी तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, पहली बार नगर निकाय के लिए चुनाव कब हुए, अभी तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, आजादी के बाद कितनी बार चुनाव हुए हैं, 74वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद कितनी बार चुनाव हुए हैं। अभी यहां पढ़ाऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए अभी केवल एक्ट पढ़ रहे, संविधान के लिए अलग से आपको बताया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। अंतिम बात यह कि अगर डिजोल्व हो गई, विघटन हो गया नगर पालिका का, तो फिर जो इलेक्शन है वो 6 माह में वापस से करवाने पड़ेंगे। और अगर किसी नगर पालिका का कार्यकाल ही केवल 6 माह बचा हुआ तो चुनाव नहीं करवाने पड़ेंगे। अंतिम बात, अगर कोई नगर पालिका 2 साल तक मान लेते काम किया, तो जो नई नगर पालिका आएगी वो शेष कार्यकाल के लिए आएगी, बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं आएगी। जैसे मान लेते राष्ट्रपति जी का चुनाव है, राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं, तो उनका जो चुनाव है वो किसी बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं होता है, पर यहां पे जो कार्यकाल है वो बचा हुआ कार्यकाल होता है। क्लियर। अब बात करते हैं धारा 12 की, और 12 काफी आसान, आपके याद हो जाएगी। अभी तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। अब बात करते हैं धारा 12 की। धारा 12 हेडिंग डाले। अब राज्य निर्वाचन आयोग आ गया था, धारा 11 में उसकी बात आ गई, तो यहां पे ये लिखा हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग के, यहां पे कृत्य शब्द लिखा, पर आप कार्य लिख लो, आसान रहेगा याद करने में। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन। अब मैं चाहूं तो आपको प्रत्यायोजन बहुत आसानी से बता। प्रत्यायोजन का मतलब किसी को सौंपना, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सौंपना। अब इसे क्या समझे, इसको मैं देसी भाषा में बताता हूं आपको कि जैसे आपने घर पे सारे फाइनेंशियल जो पैसे संबंधित काम होते हैं वो मान लेते पापा करते हैं, पापा के निर्णय पर ही सारे काम होते हैं, पर पापा ये बोलते हैं अपन को कि देखो अब मैं कभी घर पे नहीं रहूं और नहीं रहूं, तो आप चाहें, या मैं कोई और काम में बिजी रहूं, तो आप चाहें तो इतने रुपए तक का सामान आप खुद से भी ला सकते हैं, पैसे ले जाना घर से। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब ये है कि जो पापा के जो कार्य थे उनको उन्होंने थोड़ा सा सौंप दिया, खुद से इतना काम संभव नहीं होता है। ये इस पे सुटेबल बैठता कि नहीं बैठता मुझे नहीं पता, ये पर आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं, एक दिमाग में पिक्चर बनी होगी। अच्छा, ऊपर वाले के कार्य नीचे वाले को सौंप देना, क्योंकि ऊपर वाले के पास बहुत ओवरबर्डन होता है। जैसे कलेक्टर साहब हैं, तो कलेक्टर साहब के पास कई सारे कार्य होते हैं, वो राजस्व अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं, वो मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करते हैं, वो विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, वो कलेक्टर के रूप में भी कार्य करते हैं, वो प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं उनके पास में। उन कार्यों को किसी अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को सौंप देते हैं, साहब इतने काम मेरी तरफ से आप करना। क्लियर हो गया? ठीक है। ऐसे ही राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्य की बॉडी है, इसमें एक ही सदस्य है राज्य निर्वाचन आयोग में, बात समझ आई, जिसको निर्वाचन आयुक्त बोला जाता है। वो एक आदमी इतने काम नहीं कर सकता, इतने सारे चुनाव करवाना, चुनाव के लिए निर्वाचन नामावलियां तैयार करना, चुनाव के लिए नए अपडेट करना, इसके अलावा आचार संहिता का पालन हुआ नहीं हुआ वो देखना। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, अपने कुछ कार्यों को नीचे वाले अधिकारियों को सौंप देता है, और वो सौंपने की बात किस में लिखी गई है, धारा 12 में लिखी गई है। धारा 12 में लिखी गई है, डेलीगेशन कर देना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, अपने कार्यों का, अपने फंक्शंस का, तो वो लिखा गया है धारा 12 में। क्लियर हो गया? किस किस को सौंपेगा, इस एक्ट में 2 अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो कौन कौन से 2 अधिकारियों का उल्लेख किया गया, उनका नाम लिख लेते हैं। पहले आप इसको समझे फिर लिखवाऊंगा आपको। इसका मतलब होता है राज्य निर्वाचन आयोग तो अपने कार्यों को 2 अधिकारियों को सौंप सकता है। लिखिए, आपको मैं लिखवाता हूं, ऐसे लिखिए धारा 12। धारा 12 की हेडिंग लगाइए राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन, और प्रत्यायोजन के ब्रैकेट में सौंपना लिख लेना। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन
ठीक। अब किस किस को सौंपेगा वो कार्य? हर किसी को तो सौंप नहीं सकता, बड़ा काम है। 2 अधिकारियों के नाम लिखे गए एक्ट में। आपसे पूछ सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों का प्रत्यायोजन क्रमशः किन अधिकारियों को करेगा? तो ऐसा है तो आप लोग क्या करके आएंगे? पहला है उप निर्वाचन आयुक्त, उप निर्वाचन आयुक्त। अब एग्जाम में ये अब दे सकता था आपको, आप गलत करके आ सकते थे। राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों का प्रत्यायोजन करेगा, यहाँ पे एक जिला कलेक्टर ऑप्शन हो सकता है या कोई और ऑप्शन भी हो सकते हैं। आपको करना है उप निर्वाचन आयुक्त, उप निर्वाचन आयुक्त, और एक निर्वाचन आयोग का सचिव। तो अगला ऑप्शन क्या लिखेंगे? निर्वाचन आयोग सचिव। तो आपको दिखाई दे रहा है, लिखिए उप निर्वाचन आयुक्त। मैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला हेडिंग लगाइए, दूसरा लिखिए उप निर्वाचन आयुक्त, फिर लिखिए निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा। तो निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयोग के सचिव को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लोग लिख लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों को किसको सौंपेगा? धारा 12 में लिखा के 2 अधिकारियों को सौंप सकता है। पहले का नाम है उप निर्वाचन आयोग, दूसरा निर्वाचन आयोग के सचिव। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक, अब पहला देख लिया कि पहले चुनाव होगा। देखो इसको ऐसे याद करते हैं, 11 में क्या लिखा हुआ था? 11 में लिखा हुआ था चुनाव करवाया जाएगा। फिर था चुनाव कौन करवाएगा? तो कहा कि निर्वाचन आयोग करवाएगा। अकेला ही करवाएगा क्या? ना, 2 अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। 13 में लिखा गया है कि ये क्या कार्य करेंगे? तो ये निर्वाचन की नामावलियां तैयार करेंगे। निर्वाचन की नामावली, जब भी अपन वोट देने जाते हैं तो आपको पता है कि अपने पास एक वोटर आईडी कार्ड होता है। वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये बात 13 में लिखी गई है। तो अपन वोट देने जाते हैं कि तेरा कार्ड कहाँ पे है? 13 का मतलब 13, तेरा कार्ड कहाँ पे है? चुनाव वाला कार्ड। वो कार्ड किस में बनेगा? 13 में बनेगा, याद रख लेना आप लोग। ठीक, तो 12 तक पूरा हो गया। अब करते हैं धारा 13 की बात। धारा 13, धारा 13, धारा 13 और लिखिए निर्वाचन के लिए, या ऐसे लिखिए प्रत्येक वार्ड के लिए, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली, नामावली। पहले आपका पहला टास्क ये होगा कि पहले धारा का ये याद करें, टाइटल याद करें, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली। ठीक, किस में लिखा गया है? धारा 13 में ये बात लिखी गई है। अगली बात, अब बात ये कि क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा एग्जाम में कि प्रत्येक वार्ड के लिए वही निर्वाचन नामावली, निर्वाचन नामावली किसके द्वारा तैयार की जाएगी? निर्वाचन नामावली निर्वाचन रजिस्ट्री एक अधिकारी के द्वारा निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी। तो लिखिए धारा 13, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली। एक मेरे अचानक क्वेश्चन और आ गया, किसी बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि किसी गांव को नगर पालिका बनाया जाता है। तो ये आप लोगों को मैं अभी क्लियर कर देता हूं ये पढ़ा के कि अगर किसी गांव को नगर पालिका बनाया जाएगा तो क्या क्या प्रावधान होंगे। ये किसी बच्चे ने कमेंट किया था, मेरे अचानक याद आ गया, उसको भी मैं क्लियर करता हूं। एक भी धारा पे आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली। तो देखिए इसका मतलब यह है कि निर्वाचन की जो नामावली है, निर्वाचन लिस्ट किसके द्वारा तैयार की जाएगी? तो आपको उत्तर क्या कहना है? निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा। तो लिखिए प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा, अधिकारी के द्वारा। इसको आप लोग ब्रैकेट में बंद कर लो कि निर्वाचन नामावली किसके द्वारा तैयार की जाएगी? निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये है अगला क्वेश्चन, यहां से नहीं पूछ के थोड़ा गहराई से पूछे कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग का ही काम है। तो निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए, समझे, निर्वाचन आयोग, मैं शॉर्ट में कहूं, इलेक्शन
कमिश्नर ने, निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन की नामावली तैयार करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया। इसका नाम है निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चुनाव जो आयोग है वो ये काम करने के लिए इस अधिकारी को नियुक्त कर देगा, ठीक, जिसका नाम क्या है, निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में? क्वेश्चन पूछ सकता है कि धारा 13 के तहत प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली तैयार की जाती है। यहां तक ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे देगा। फिर देगा आगे कि जैसे यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में होता है, जितना अपन को आ रहा होता है उतना प्रश्न में दे देता हो, उसके बाद आंसर पूछता है। तो समझ गए ना मेरी बात? ये तो मान लेते हैं कि ऐसा दे दिया कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली। अब निर्वाचन नामावली किसके द्वारा तैयार की जाएगी? तो आप कहना निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा। इस वर्ड का आप ध्यान रखना, निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी के द्वारा। किस धारा में? धारा 13 में लिखा गया है। अगली बात, क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो एक क्वेश्चन बना के लिखिए, पहले इतना लिखिए, आराम आराम से लिखते हैं। देखिए धारा 13 में बोल के लिखवाते हैं, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा ही बस। धारा 13 मैंने कहा कि 13 में निर्वाचन की नामावली है, कौन करेगा? वही निर्वाचन का पंजीकरण करने वाला अधिकारी। रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण, तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। तो लिखिए प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी। निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी जो कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा तैयार की जाती है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा तैयार की जाती है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा तैयार की जाती है। अब क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन लिखिए, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो क्वेश्चन बनाऊं प्लीज आप इसको लिखते जाइए साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज कर देंगे। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा, पहला आपको ए ऑप्शन में पूछेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग द्वारा। बी राज्य सरकार द्वारा। सी राज्यपाल, अभी जल्दी मत कीजिए। डी राज्य सरकार की अनुमति के बाद या राज्य सरकार से परामर्श के बाद, राज्य सरकार की अनुमति के बाद चुनाव आयोग द्वारा। राज्य चुनाव आयोग है यहाँ पे, चुनाव आयोग का मतलब आप राज्य चुनाव आयोग ही समझे। ये क्वेश्चन आया मान लेते हैं एग्जाम में। अब ना तो आप बहुत जल्दी यहां पर आते आते आप लोग शहीद हो जाते हैं, यही होगा। ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, ऑप्शन इसका चौथा होगा, राज्य सरकार से परामर्श करेगा और राज्य चुनाव आयोग। देखिए इस एक्ट की खूबसूरती ये भी है, 90% नियुक्तियां वगैरह में राज्य सरकार की अनुमति होगी, याद रखना। तो चांस लो तो ऐसे ऑप्शन में लेना। तो क्वेश्चन क्या, राज्य सरकार की अनुमति के बाद चुनाव आयोग किसकी नियुक्ति करेगा? निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। क्या काम करेगा ये निर्वाचक की लिस्ट तैयार करेगा, मतलब लिस्ट में नाम जोड़ना घटाना, ऐसा समझे आप लोग, ठीक। किस धारा में लिखा गया है? धारा 13 में लिखा गया है। 13 में तेरा कार्ड बनेगा। अब 2-3 बातें। अब मान लेते हैं कि अधिकारी आपके वार्ड में आया, बहुत ध्यान से समझते हैं। अधिकारी, ये आपका वार्ड है, इसको आप ऐसे समझे, मैं याद करवा दूंगा भी आपको। आपके वार्ड में अधिकारी आए, कौन से अधिकारी आएंगे? निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी आएंगे, क्योंकि वही आपके लिस्ट में नाम जोड़ेंगे घटाएंगे। बहुत देसी भाषा में समझते हैं।
या आपके वार्ड में आकर पहले तो देखेंगे एज का क्राइटेरिया, उम्र। ऐसे आपके वार्ड के निवासी, मैं निवासी वर्ड यूज कर रहा हूं, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो, 18 वर्ष हो चुकी हो। आपको पता है कि भारत में जो वोट डालने की आयु है वो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, उसके बाद ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ये पॉलिटी में पढ़ेंगे, आपको आ भी रहा होगा। ऐसे ही निर्वाचन लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जिनकी उम्र 18 साल हो गई, पहली बात तो उनका नाम जोड़ देंगे, नाम जोड़ दिया तो पहला क्राइटेरिया क्या है लिस्ट में नाम जुड़वाने का, उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात लिखी गई कि आप उस वार्ड में निवासी होने चाहिए, उस वार्ड के। पर यहां पे निवासी वर्ड यूज नहीं किया है, मामूली तौर पर निवासी लिखा गया एक्ट में। बताता हूं उसका मतलब क्या है। आपके वार्ड में अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि उम्र किस किस की है, तो उन्होंने बताया साहब 18 साल की उम्र वाले आ जाओ। दूसरा क्राइटेरिया, मान लेते हैं उसी वार्ड में एक होटल बना हुआ था यहाँ पे, और उस होटल में कोई विदेशी आके ठहरा हुआ था, और वो कह रहा था मेरी उम्र भी 18 साल से ऊपर है और मैं भी इसी वार्ड में हूं आज। तो क्या उसका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा? क्या आप कहना सर नहीं जोड़ा जाएगा? तो यहां पे लिखा गया कि वार्ड में पहली बात तो कि उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, दूसरी मामूली तौर पर उसका निवासी होना चाहिए। फिर एक्ट में स्पष्टीकरण दिया है और यह लिखा गया कि वार्ड में मामूली तौर पर निवासी कौन होगा। क्लियर हो गया? उनमें दो तीन बातें बताई गई, जैसे अगर कोई हॉस्टल है, कोई छात्रावास है, कोई होटल है, वहां पे कोई आदमी रह रहा तो मामूली तौर पर निवासी नहीं माना जाएगा। या किसी ने किसी जगह पर कब्जा कर रखा हो जबकि वहां का निवासी नहीं हो, वो वहां का निवासी नहीं समझा जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एमएलए एमपी है जो है तो उस वार्ड का पर बाहर रह रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो क्या वो मामूली तौर पर निवासी समझा जाएगा? बिल्कुल समझा जाएगा, क्योंकि वो वार्ड का ही निवासी है, रह चाहे बाहर रहा है, खिचड़ी नहीं करना है। इसमें यह लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें यह लिखा गया है कि निर्वाचन रजिस्ट्री में नाम जुड़वाने के लिए कौन कौन इलिजिबल है, कौन कौन योग्य है। और योग्य को इन्होंने दो भागों में बांटा है, पहली उम्र का क्राइटेरिया, दूसरा निवास का क्राइटेरिया। ठीक, तो अब मैं समराइज करता हूं, बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके पानी पीकर आ जाइए, पर समझिए अच्छे से चीजों को। देखिए मैं वापस बताता हूं आपको, इस पूरे एक्ट को समराइज, पूरे धारा को समराइज करते हैं। थोड़ी सी टिपिकल है, मैं इसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, आपको हर एक चीज याद करवाना चाहता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आप करवाना चाहते हो करवा के दिखाओ, हम याद करेंगे ही नहीं। आप कैसे याद करवाते हो? आप याद कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए मुझे बढ़िया लग रहा है कि आपको हर एक चीज बताई जाए। धारा 13 की बात करते हैं। 13 में क्या था? निर्वाचन नामावली थी। अब इसको समराइज करते हैं, निर्वाचन नामावली, निर्वाचन नामावली। ठीक, इसमें आपको ये ध्यान रखना निर्वाचन नामावली में कि कौन करेगा, तो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेगा, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। हिंदी वाले माफ कीजिए, कुछ गलतियां होती हैं, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति इलेक्शन कमीशन प्लस राज्य सरकार करेगी, इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार। ठीक, ये तो एक बात है। ये अधिकारी जब वार्ड में जाएंगे तो कितनी योग्यता देखकर लिस्ट में नाम जोड़ेंगे? दो योग्यता, दो योग्यताओं को दो भागों में पढ़े। ये भागों में बांटा हूं मैं आपको केवल आसान करने के लिए बांट रहा हूं, एक्ट में ऐसा कुछ नहीं बांटा गया है, पर आपको याद हो जाएगा इसलिए मैंने इसको और कैटेगराइज किया है। इन योग्यताओं को दो भागों में बांट लेते हैं, एक है उम्र की योग्यता, उम्र की, एक है निवास की योग्यता, निवास की। उम्र में साफ साफ लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछे तो आपको कितनी उम्र चाहिए? 18 वर्ष। और निवास में क्या लिखा गया है? निवास में यह लिखा गया है कि उस वार्ड में मामूली तौर पर निवास करना चाहिए, वार्ड में मामूली तौर पर निवास। अब ये मामूली आपके समझ में नहीं आता है, एक्ट में
स्पष्टीकरण किया है कि किस किस को मामूली तौर पर निवासी समझा जाएगा, किस किस को नहीं समझा जाएगा। पर पहले उस पर नहीं जाना, पहले आप इतना लिखें। 13 में यहां तक आपको लिखवा दिया था। अब लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए, चाहे निर्वाचन लिस्ट में नाम जोड़ते समय कितनी योग्यता देखी जाएगी। ये मैं आपको नोट्स बना रहा हूं अपनी भाषा में, वो एक्ट में ऐसे समझ में आएगा ही नहीं आप लोगों को देखोगे तब। निर्वाचन लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 2 प्रकार की योग्यताएं, 2 भागों में बांट लिया अपनी योग्यताओं को। पहली उम्र की योग्यता, दूसरी निवास की योग्यता। तो लिखिए, निर्वाचन लिस्ट में नाम जोड़ते समय 2 योग्यताओं को देखा जाएगा। पहले उम्र की योग्यता, दूसरी निवास की योग्यता, उम्र की और निवास की। उम्र में लिखिए 18 साल और निवास में लिखिए वार्ड में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, वार्ड में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, वार्ड में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो। ये मामूली तौर को भी आगे अपन बांट के देखते हैं। वार्ड में मामूली तौर पर तो कितनी योग्यताएं? 2। निवास की कौन करेगा? निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करेगी? निर्वाचन आयोग करेगा राज्य सरकार की नियुक्ति के बाद में। अब ये मामूली तौर को भी आगे डिवाइड किया इन्होंने कि किसको बोलेंगे कि कौन मामूली तौर पर निवास कर रहा है और कौन मामूली तौर पर निवास नहीं कर रहा है। तो नीचे नोट लगाएं, नोट नोट, और इसमें आप हेडिंग लगाएं मामूली तौर पर निवास, मामूली तौर पर निवास। देखिए, आप अनावश्यक किसी को भ्रांति में आने की जरूरत नहीं। एक अच्छे आपको नोट्स या बुक बहुत अच्छी अवेलेबल करवाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करवाएंगे। तो आप अभी एक बार जितना करा रहा हूँ बहुत शांति से, हड़बड़ाहट नहीं करना, ये कर लिया वो कर लिया। आप इन क्लासों को अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और वो आपने सारे लेक्चर सुन के समझ में भी आ गया होगा आप लोगों के। तो मामूली तौर पर निवास किसे कहते हैं, मामूली तौर पर निवास का अर्थ क्या है, यहाँ पे ऐसा लिख लो अर्थ, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए आपके अर्थ। इसमें अगर अपन इसको डिवाइड करें तो पहले की निवासी कौन नहीं है, ऐसे लिखिए, निवासी कौन नहीं है, कौन नहीं। ठीक, पहला यहां पे लिखा गया कि कोई भी जिसने कब्जा कर रखा हो, वार्ड में कोई जमीन पड़ी थी और उस पर कब्जा करके वो रह रहा वहां पे, जबकि वहां का निवासी नहीं है। मान लेते हैं कोई बॉम्बे का कोई डॉन आया जयपुर में, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, और उन्होंने यहाँ पे आकर किसी जगह पर कब्जा कर लिया और वो कब्जा किसी वार्ड में आ रहा है, क्लियर। तो अब निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी आएगा तो उनका नाम जोड़ेंगे क्या? ना। तो इसका मतलब जिन्होंने कब्जा कर रखा हो जमीन पर, कब्जा। अब ये लॉ में पढ़ाया जाता है कि कब्जा क्या होता है, स्वामित्व क्या होता है, कब्जा और स्वामित्व किस प्रकार से अलग है। पर अभी वो लॉ वाला तो आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो आपको लिखना कि किसी ने अगर मान लेते कब्जा कर रखा हो। दूसरा कोई मानसिक रोगी हो, ये इंपॉर्टेंट है, मानसिक रोगी, मानसिक रोगी ऑप्शन दे सकता है, अर्थात जो दिमाग से ठीक नहीं है, विक्षिप्त है दिमाग से, उनको मामूली तौर पर निवासी तो आप समझ सकते हैं मान लेते, पर निर्वाचन रजिस्टर में उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और भी आएगा, मान लेते कि मास ठीक हूं और मेरा नाम जुड़ गया लिस्ट में, कल को मेरे दिमाग में कोई दिक्कत हो जाए तो नाम वापस काट दिया जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। तीसरी बात है कि या तो कोई होटल हो, होटल, या कोई छात्रावास हो, छात्रावास, या कारावास, जेल, कारावास। मान लेते हैं कि किसी ने कोई अपराध किया, उसको पकड़ के कहीं जेल में बंद किया, वो जेल किसी न किसी वार्ड में तो आ ही रहा है, तो निर्वाचन लिस्ट में उसका नाम नहीं जोड़ेंगे, साहब ये मामूली तौर पर निवासी है। इसका मतलब है कि निवासी कौन नहीं होगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कहना सर जिन्होंने कब्जा कर रखा हो, ऐसे लोग जो रहे तो रहे, कब्जे से रह रहे हैं, उनका कोई वहां पे स्वामित्व नहीं है और वैध नहीं है, वो कोई दिमाग से जो मानसिक रोगी है। आप इनमें अनावश्यक खुदाई मत करने लग जाना, आप किंतु परंतु करके, जितना बताया वो भी ज्यादा डिटेल बता रहे हैं, इतना भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। कब्जा, मानसिक रोगी, 3 बातें। होटल, मान लीजिए आप किसी होटल में रुके, नहीं माना जाएगा। छात्रावास, अपन तैयारी करने के लिए किसी पीजी में रह रहे हैं, मान लीजिए आप जयपुर पीजी में तैयारी कर रहे हैं,
अब वो पीजी किसी न किसी वार्ड में आता है तो आपका नाम वहां पे नहीं जुड़ के आपके गांव में ही जुड़ेगा। कारावास, अगर कोई जेल में बंद है वहां पे तो उसका नाम निर्वाचन रजिस्ट्री में नहीं शामिल किया जाएगा। कितनी बातें, 1 2 3 4 5, तो 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, किन को समझा जाएगा, निवासी किन को समझा जाएगा, अगला लिखो, निवासी कौन होगा, कौन होगा। तो आपको ध्यान रखना है, मान लेते हैं अब इसको अप्लाई करना छात्रावास वाले को, आप अपने गांव में रहे हैं पर अभी आप मान लेते हैं कि 2 साल से अपने गांव में है ही नहीं, आप तो जयपुर तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, या कहीं और भी किसी शहर में आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि आप गांव के निवासी नहीं रहे। इसका मतलब अगर आप वहां से अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित, तो अनुपस्थित होने मात्र का मतलब ये नहीं कि आप वहां के वार्ड के निवासी नहीं है। यस, चाहे तो अनुपस्थित हो। दूसरी बात, मान लेते हैं कोई एमएलए हो या कोई एमपी हो, एमएलए एमपी। अब आपको पता है कि अगर सीकर का कोई एमएलए है, सीकर के, या कोई एमपी है, एमएलए है तो वो राजस्थान विधानसभा में रहते हैं, बहुत लंबे समय तक 5 साल का पीरियड होता है, और एमपी पार्लियामेंट में, संसद में रहते हैं। अब वो अपने गांव में तो रहते ही नहीं है, तो क्या उनका वोट वहां पे नहीं पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, पड़ेगा। तो वोट पड़ने का मतलब सीधी सी बात यही है, निर्वाचन लिस्ट में नाम का मतलब वोट कौन डाल सकता, कौन नहीं डाल सकता। आप किसी होटल में रहे हैं, वो रह रहे हैं, मान लीजिए कोई 2 महीने के लिए होटल बुक करा रखा है, अपने घूमने के लिए आए हुए हैं, वहां पे वोट थोड़ी डालेंगे आप। किसी जेल में बंद है तो वोट डालेगा नहीं, मतलब वहां पे छात्रावास में रह रहे हैं, मानसिक रोगी है, कब्जा कर रखा है, नहीं डालेंगे। वोट डालेगा कौन? आप चाहे आर्मी में, मान लेते हैं आप फौज में, पुलिस में जॉब करते हैं, आप हैं सीकर के, जॉब करते हैं बांसवाड़ा पुलिस में, वोट पड़ेंगे तो वैसे तो पुलिस में छुट्टियां नहीं मिलेंगी क्योंकि आपकी ड्यूटी लग जाएगी, पर मान लो छुट्टी मिल गई आपको, तो फिर आप वहां पे अपने गांव में जाके वोट डाल सकते हैं। निवासी हैं, अनुपस्थित हैं, एमएलए एमपी हैं, तो चाहे तो कोई एमपी साहब वहां से आकर संसद भवन से, और यहाँ पे अगर कोई वोट पड़ रहे हैं तो वोट डाल देंगे। इतना ही खेल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें 2-3 बातें बताई मैंने आपको। धारा कौन सी है? धारा का नाम है धारा 13। ये निर्वाचन वार्ड के लिए निर्वाचन लिस्ट के बारे में बात करते हैं। निर्वाचन लिस्ट कौन तैयार करेगा? निर्वाचन रजिस्ट्री के अधिकारी। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से परामर्श लेके करेंगे। क्या काम करेंगे? वो निर्वाचन लिस्ट में नाम जोड़ेंगे। वार्ड में आएंगे तो देखेंगे किसका नाम जोड़ना है, किसका नहीं जोड़ना है। तो उन्होंने 2 भागों में बांट लिया, एक तो उम्र का क्राइटेरिया और दूसरा निवास का क्राइटेरिया। उम्र 18 साल और निवास ये शामिल नहीं होंगे। कौन शामिल होंगे? शामिल कौन कौन होंगे? तो आपको पता है जो अनुपस्थित है वो शामिल होंगे। अब अनुपस्थित उनका नाम वहां पे जोड़ दिया जाएगा, एमएलए एमपी उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। कौन शामिल नहीं होगा? तो आपको पता है ये 5 बातें आपको मैंने बताई, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक, 2-3 बातें और अगर आप इसमें देखना चाहें तो वो एक बात तो मैंने आपको बता दी कि राज्य सरकार चाहे तो थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, मान लीजिए किसी का नाम जोड़ दिया और अब वो मानसिक रूप से विकसित हो गया तो फिर उसका नाम वापस काट दिया जाएगा। पहली बात तो आपको नोट लगा के ये लिखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कोई बच्चा है और उसकी उम्र है, वो हुई है 2 जनवरी को, 18 साल का हुआ है वो, और मान लेते हैं कि 2 जनवरी को ही अधिकारी आपके वार्ड में आए, प्रैक्टिकल समझते हैं, जैसे फॉर्म भरने वाली बात है। 2 जनवरी को ये अधिकारी आपके वार्ड में आए और नाम लिस्ट में जोड़ रहे थे, वो बच्चा भी आया, उसने कहा सर मेरी एज भी 18 साल आज ही हो गई तो मुझे भी लिस्ट में शामिल कर लो। तो क्या उसको शामिल कर लिया जाएगा? क्या नहीं, आपका हाँ उत्तर होगा पर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में यह लिखा गया है कि जो एज का क्राइटेरिया वो 1 जनवरी को देखा जाएगा, 1 जनवरी को। बात समझ में आ गई क्या? अर्थात उम्र वाला क्राइटेरिया कब, उम्र और ये सारे क्राइटेरिया कब देखे जाएंगे? 1 जनवरी को। ये आपको ध्यान रखना, 1 जनवरी को। अगर कोई 2 जनवरी को हुआ तो उस साल शामिल नहीं किया जाएगा। ये फॉर्म भरने वाली बात है। जैसे कहें कि साहब फॉर 1/1/2023 को ईओआरओ के लिए 18 साल की उम्र चाहिए, अब किसी की 2 जनवरी को हुई है तो वो शामिल नहीं किया जाएगा। वही बात यहाँ पे है। अंतिम बात और लिखी गई है कि आप ये वार्ड है 2, आप इस वार्ड में भी रहते हैं, इस वार्ड में भी रहते हैं, ऐसा हो सकता है। एक आपका घर यहाँ पे है, एक आप घर यहाँ पे है, तो क्या दोनों वार्डों में आपका नाम जोड़ दिया जाएगा? क्या ये आपको पता नहीं जोड़ा जाएगा? तथा एक बार आपने 2009 में अपना नाम जुड़वा लिया, उसी वार्ड में 2017 में वापस जुड़वा लेंगे क्या, ताकि 2 वोटर आईडी बन जाए? नहीं, ये नहीं जुड़वा सकते आप। जुड़वाएंगे तो क्या करेंगे? जस्ट आगे लिखा गया है कि अगर आपने ऐसा कुछ गलत काम करके नाम जुड़वाया तो आपके क्या दंड दिए जाएंगे?
उसकी बात मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। यहां तक समझ में आ गया क्या? चलिए, तो इस वाले एक्ट में इतनी सारी बातें थी। 3 बातें एक्स्ट्रा लिखनी है कि 1 जनवरी को देखा जाएगा एज क्राइटेरिया। अगली बात, एक कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक वार्डों में अपना नाम नहीं जुड़वा सकता, तथा एक ही वार्ड में बार बार नाम नहीं जुड़वा सकता, एक ही बार जुड़ेगा वो। चलिए, इसके बाद आपको ये 13 हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। ये तो हो गया जुड़वाने के लिए। अब निर्हरताएं लिखी गई हैं, और निर्हरताओं का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन, अर्थात इस लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए कौन कौन योग्य नहीं है। आपको बता तो दिया, नहीं बताया। इसमें तो योग्य का नाम बताया कि ये योग्य हो सकते हैं सारे के सारे, ये योग्य नहीं होंगे पर ये कहीं और योग्य होंगे। जैसे मान लो किसी ने कब्जा कर रखा है, तो कब्जा तो उन्होंने इस वार्ड में कर रखा, वो किसी न किसी का निवासी तो है ही, उसका नाम वहां जोड़ दिया जाएगा। मानसिक रोगी का नहीं जोड़ा जाएगा। कोई होटल में रह रहा है, जयपुर का आदमी सीकर में होटल में रुका हुआ है, तो जयपुर में तो उनका नाम जोड़ ही दिया जाएगा, सीकर नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कि किसका नाम जोड़ा जाएगा, और जस्ट अगला जो 14 का है उसमें कि किसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, तो याद रह जाएगा आपके। तो अगली लिखिए धारा 14, धारा 14, धारा 14। धारा 14 है कि निर्वाचन लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए कौन कौन निर्हर्त मतलब अयोग्य किसको समझा जाएगा। तो लिखिए निर्वाचन सूची में, निर्वाचन लिस्ट में नाम या रजिस्ट्रीकरण के लिए, नाम रजिस्ट्रीकरण के लिए, नाम रजिस्ट्रीकरण के लिए, रजिस्ट्रीकरण, इसको अगर ठीक से समझो तो पंजीकरण ही होता है। पंजीकरण, पंजीकरण के लिए निर्हरताएं, निर्हरता नहीं मतलब अयोग्यता लिखो आप, ताकि और समझ में आ जाए। अयोग्यता, एक मिनट में समझ लो। इसका मतलब है किसका नाम निर्वाचन सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। वार्ड की बात नहीं है, निर्वाचन सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। भाई 14 में 13 में यह पढ़ा था कि इस वार्ड में नहीं जोड़ा जाएगा, वो बातें बता दी। अब है कि किसी भी वार्ड में कब नहीं जोड़ा जाएगा, उसके लिए 3 अयोग्यता है। पहला कि वो भारत का नागरिक ही नहीं हो, इसका मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया का आदमी हो, भारत के किसी भी वार्ड में इसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, मान लेते हैं। दूसरा है कि विकृचित, और विकृचित भी सक्षम न्यायालय द्वारा उसको बताया कि विकृचित है। तीसरा कोई ऐसा उस पर ने अपराध किया हो जो निर्वाचन के तहत अपराध समझा जाता है, उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। तो 3 अयोग्यता है, किस में लिखी गई है, 14 में लिखी गई है। 13 में लिखा गया था किसका जोड़ा जाएगा, 14 में लिखा जाएगा किसका नहीं जोड़ा जाएगा। तो लिखिए, पहले हेडिंग लिखिए, निर्वाचन लिस्ट में नाम रजिस्ट्रीकरण अयोग्यता। ये मैं मेरी भाषा में लिखवा रहा हूं आपको, एक्ट में कुछ और ही मतलब टिपिकल भाषा लिखी गई है। निर्वाचन लिस्ट में नाम रजिस्ट्रीकरण नाम जुड़वाना लिख सकते हैं आप, जुड़वाने के लिए अयोग्यता, और आसानी समझ में आ जाएगा अयोग्यता। ठीक, अयोग्यता कितनी है, 3। तो लिखिए 3 अयोग्यताएं हैं, इसको मैं मिटाता हूं। 3 अयोग्यताएं हैं। तीन अयोग्यताएं, तीन योग्यताओं में पहले कि भारत का नागरिक नहीं हो, ये सब में आपने पढ़ा है। भारत का नागरिक, भारत का नागरिक नहीं हो। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपने फिक्स रट रखा, भारत का नागरिक पागल व दिवालिया। तो यहाँ पे अपन पागल वर्ड ठीक नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मानसिक विक्षिप्त हो, तो भारत का नागरिक नहीं हो। दूसरा मानसिक या विकृत चित्त भी लिख सकते हैं, विकृत चित्त, मानसिक विकृत चित्त लिखवा देते हैं आपको। विकृत चित्त, इसको आप मानसिक रोगी लिख सकते हैं, दिमाग से ठीक नहीं हो।
और वो किसने कहा हो? न्यायालय ने, सक्षम न्यायालय ने। ऐसे कैसे मान ले कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है? सक्षम न्यायालय। और अंतिम लिख लो निर्वाचन अपराध, निर्वाचन भ्रष्ट आचरण लिखा हुआ है, ये भी आगे मेंशन किया गया। मैं आपको बताऊंगा कि भ्रष्ट आचरण का मतलब क्या है। निर्वाचन अपराध, निर्वाचन भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण। मान लेते हैं किसी ने कोई चुनाव में कोई हिंसा करी हो, कुछ गलत काम किया हो, तो उसका नाम फिर लिस्ट से काट दिया जाएगा, वापस वो नहीं जुड़वा सकता, कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो ये 3 बातें जो ये लिखी गई हैं कि कौन निर्वाचन सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा सकता। क्लियर हो गया? चलिए अब अपन अंतिम बात, अगली बात करते हैं कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन स्वाभाविक है। सर मान लेते हैं कि कोई भारत का नागरिक नहीं हो और वो भारत में रह रहा हो, उसने झूठे तरीके से नाम जुड़वा लिया हो, या कोई हो आदमी कहीं दूसरे राज्य का और उसने राजस्थान में किसी वार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया गलत तरीके से, तो उसके लिए भी कुछ लिखा गया क्या है? हाँ, अपने अपने माइंड में जो खुराफात आएगी, वो जो अधिकारी हैं वो इतना समझते हैं, उन्होंने वो बात लिख दी। और वो किस में लिखी? 15 में लिख दी कि कोई अगर गलत तरीके से नाम जुड़वा ले तो क्या किया जाएगा, याद रह जाएगा। वो 15 में लिखा गया है। और इन्होंने नाम दिया गया मिथ्या घोषणा, तो लिखे धारा 15, धारा 15 इसमें लिखे मिथ्या घोषणा। अब ये तो लिखा गया एक्ट में, पर इसको देसी भाषा में सुनने का मतलब है कि अगर ब्रैकेट में आप लिखना चाहे लिख सकते हैं कि गलत जानकारी द्वारा अपना नाम जुड़वा लेना, गलत जानकारी देकर अपना नाम जुड़वा लेना, इसको ऐसे समझते हैं। ये किस में लिखा गया है? 15 में। तो समझ में आ रहा ना, जोड़ रहे हैं चीजों को कि 13 में ये लिखा गया कि कौन लिस्ट में नाम जुड़वा लेगा, 2 योग्यता, निवास की उम्र की। फिर 14 में लिखा गया कि कौन नाम नहीं जुड़ा सकता, 3 बातें। फिर 15 में लिखा गया कि कोई गलत सूचना देते तो क्या किया जाएगा, तो वही है, दंड दिया जाएगा। तो लिखे मिथ्या घोषणा को ब्रैकेट में लिखे कि अगर कोई गलत तरीके से अपना नाम जुड़वा लेता है तो, अगर कोई गलत तरीके से अपना नाम जुड़वा लेता है तो क्या किया जाएगा। इसमें 2 बातें हैं, एक तो उसको कारावास हो सकता है, जेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, कितने दिनों की जेल हो सकती है, कारावास। और एक अर्थदंड, मतलब जुर्माना, पैसे का जुर्माना लगाया जा सकता है, जुर्माना, जुर्माना। तो अपन लड़ाई करते सीधा 1 साल के लिए अंदर जाएगा, ऐसा बोलते हैं, सीधा 1 साल के लिए अंदर जाना। तो जो कारावास हो 1 वर्ष का होगा, याद रखना, वन ईयर का, 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष। जुर्माना चूंकि 2009 का एक्ट उस टाइम का लिखा हो, इसलिए जुर्माना थोड़ा कम है यहाँ पे, 2000 से 5000, 5000। तो ये तो 2-5 हजार रुपए लगते हैं। अपन ये मारवाड़ी में बोलते हैं कि क्या 2-5 हजार रुपए लग जाएंगे, 2-5 हजार रुपए, तो 2-5 हजार रुपए लग जाएंगे, पर 1 साल के लिए अंदर जाएगा अगर उसने कुछ गलत तरीके से अपना नाम जुड़वा लिया हो तो। क्लियर हो गया? ठीक, ये हो गई आपकी धारा 15, इतनी है। अब देखते हैं कि धारा 16, और यहाँ पे लिखा गया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी। क्लास ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, आप लोग बोर हो ही रहे होंगे, और बोर तो नहीं होना है। नीचे जो जैसा भी आपको लगता है कि आप कमेंट करते हैं तो मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, तो देख के नहीं छोड़े, कुछ लिखें, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो आप अच्छा लिख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं हर कोई करता है इतनी मेहनत, तो फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। अब धारा 16 पढ़ेंगे अपन, और धारा 16 में लिखा हुआ मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये पद का नाम है, कुछ खास नहीं है, मिलान करवाना दे तो लिख देना। 15 तक हो गया। अब धारा 16, धारा 16 इसमें लिखा गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख किस धारा में? आपका सर धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी लिखा है। 16 बोला ऐसा, तो 16 में किसका उल्लेख है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी का। ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा। तो मैंने क्या कहा था कि वही ऐसे आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति, निर्वाचन आयोग नियुक्ति, ऐसे लिखो नियुक्ति, नियुक्ति में ऐसे लिखिए राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। परामर्श किसका लेगा? परामर्श
राज्य सरकार का, राज्य सरकार, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। किससे परामर्श लिया जाएगा? राज्य सरकार से। दो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद का उल्लेख कहां पे किया गया है? आपका धारा 16 में किया गया है। और नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। किसकी अनुमति से? ये करेंगे राज्य सरकार से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां जहां भी राज्य निर्वाचन आयोग लिखा होगा वहां पे राज्य सरकार की अनुमति रहेगी। ये धारा 16 में है। 17 में खतरा होता है, जिले पर आ जाओ, जिले में पूरा खतरा है। अब 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। 16 में दो ही क्वेश्चन बनेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। क्लियर? चलिए अब लिखते हैं धारा 17 पर क्या है? खतरा है, तो खतरे में जिले पर आ जाओ। इसमें है जिला निर्वाचन अधिकारी। तो 16 में राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 17 यहीं पे लिखवा देता हूं। 17 में लिखिए जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। इन दोनों को आप ऐसे बराबर में लिखें, अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। 16 में लिखा गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। परामर्श किस लेगा? राज्य सरकार से। और 17 में लिखा गया जिला निर्वाचन अधिकारी। जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी, इसकी भी नियुक्ति सेम प्रोसेस से की जाएगी, पर एक जिले में एक से ज्यादा भी जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए जा सकते हैं। एक से ज्यादा भी जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए जा सकते हैं। एक से ज्यादा भी जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए ये है 17 में लिखा गया है, दोनों याद होगी। 16 में क्या लिखा गया? निर्वाचन अधिकारी, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, नियुक्ति निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी, परामर्श राज्य सरकार से। 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में, 17 में खतरा है, जिला निर्वाचन अधिकारी एक जिले में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मान लेते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग चुनाव करवाना चाहता है। अब चुनाव अगर करवाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इनको स्टाफ की जरूरत होती है, स्टाफ चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल समझना, आप में से बहुत सारे टीचर्स भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, तो आपकी ड्यूटी लगती है चुनाव में। अब वो क्यों लगती है चुनाव में ड्यूटी? इसलिए लगती है क्योंकि इस एक्ट में लिखा गया है, जबकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि जब जब जरूरत पड़ेगी ना चुनाव आयोग को, तब तक आपको कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। और ये बात किस में लिखी गई है? ये बात लिखी गई है 18 में। हो गया बस? तो लिखते हैं, ये दोनों आपने लिख लिया होगा। अब लिखते हैं 18 के बारे में। 18 तो आपको अगर बहुत शॉर्ट में लिखो तो कर्मचारी उपलब्ध कराना, मैं इसको डिटेल नहीं करके याद करवाने के लिए लिख रहा हूं, कर्मचारी उपलब्ध करवाना, कर्मचारी उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। कैसे याद करवाएं? ऐसे याद कर लेंगे, जो भी 18 साल के कर्मचारी हैं सब चुनाव में ड्यूटी लगवाई जाएगी। किस में लिखा गया? 18 में लिखा गया है। 17 में खतरा था तो जिला निर्वाचन अधिकारी पे खतरा है। 16 में थोड़ा उससे बड़ा था तो वो राज्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में था। बात समझ में आ गई क्या? 15 में आपको मैंने अपराध बताया था कि अगर कोई गलत घोषणा कर दे तो क्या किया जाएगा। तो आपको पता है क्या किया जाएगा? सीधा 1 साल के लिए अंदर और 2-5,000 का जुर्माना। उसके बाद 13 में की तेरी लिस्ट बनानी है, और 14 में क्या था? योग्यता क्या है तेरी। ठीक। अब 18 में कर्मचारी उपलब्ध करवाना, कुछ नहीं करना, इतना ही लिखना बस कि कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं धारा 19 की। धारा 19 आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई किसी कर्मचारी को चुनाव आयोग में ड्यूटी पे भेजा, इलेक्शन में ड्यूटी पर भेज दिया, और अगर वो वहां पे कोई गड़बड़ करते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो बड़ा दंड होता है, आपको पता है। उनको डायरेक्ट सस्पेंड भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि कोई पुलिस का कर्मचारी है और उनकी ड्यूटी लगाई चुनाव में, तो वो पुलिस में एम्प्लॉय नहीं रखे, वो डेपुटेशन पे समझे जाते हैं कि चुनाव आयोग में ड्यूटी है इनकी, और ये अब कर्मचारी चुनाव आयोग के हुए हैं। नहीं समझे? कोई पुलिस में एक एम्प्लॉय, कोई टीचर है, मान लीजिए अध्यापक हैं, ये अध्यापक वैसे तो आपको पता है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, पर चुनाव में ड्यूटी लगा दी तो वो फिर शिक्षा विभाग के नहीं समझे जाएंगे, फिर वो समझे जाएंगे कि अब ये प्रतिनियुक्ति पर आए, डेपुटेशन पर आए हैं चुनाव आयोग में। और अगर ऐसा व्यक्ति अब्सेंट होता है, कोई गड़बड़ करता है, तो फिर उनकी आमद, जिसको पुलिस की भाषा में बोलते हैं, और जिनकी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, वो चुनाव आयोग ही करवाता है। मतलब बहुत टफ काम है, ये एक्ट में लिखा गया है। तो आप इसको लिखिए
मैं देसी भाषा में लिखवाऊं तो उसको ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसे समय में, कैसे समय में, जब कोई कर्मचारी चुनाव आयोग में ड्यूटी पर है। आपको मैं ऐसे धारा लिखवाता हूं, लिखिए 19 में ऐसा लिखिए आप लोग कि अगर किसी की ड्यूटी लगी है अधिकारी कर्मचारी की, तो वो अब चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। तो अधिकारी व कर्मचारी चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में ड्यूटी पर समझे जाएंगे। ड्यूटी में नहीं, प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। प्रतिनियुक्ति को मैं इधर लिखता हूं, प्रतिनियुक्ति याद करवाता हूं आपको। अठारह में क्या था, जो भी 18 साल की उम्र के हैं सबको चुनाव आयोग में भेजा जाएगा। 19 में क्या लिखा गया है, जिसमें ऐसे याद करते हैं इसको, 1-9 लिखा गया है, 1-9 मान लेते हैं, ऐसा समझेंगे याद, एक देसी सा फॉर्मूला बना लेते ताकि याद हो जाए। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगी चुनाव आयोग में और वो चुनाव आयोग में ड्यूटी प्रतिनियुक्ति पर था, फिर घर आया, मान लेते हैं 1 दिन की छुट्टी। अब घर में कोई शादी थी तो घर वालों ने कहा कि 1 छुट्टी और बढ़वा लो आप। उसने कहा कि नहीं, 1 भी नहीं बढ़वा सकता अब तो। क्यों? क्योंकि मैं अभी प्रतिनियुक्ति पर हूं। 1-9 में क्या लिखा गया कि 1 भी छुट्टी नहीं मिलेगी अब। क्यों? क्योंकि मैं डेपुटेशन पर हूं। किस पे डेपुटेशन है? चुनाव आयोग में मेरा डेपुटेशन चल रहा है। बात समझ में आ गई? ये कहां पे लिखा गया है? ये लिखा गया है धारा 19 में लिखा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोशिश मैं आपको साथ में कराऊं कि याद करवा दूं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, 1 मिनट, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया 19 और अब अंतिम पढ़ते हैं अपन 20 का 20 का। तो याद करते हैं 20, तो लिखिए धारा 20। इसको भी याद करते हैं। 20 से 20 का 20 किट आता है एक। मान लेते हैं कि कोई निर्वाचन अधिकारी था, चुनाव अधिकारी था, उसकी ड्यूटी लग गई चुनाव में और वो वहां पे ना लिस्ट तैयार कर रहा था बैठा बैठा, और बीच में किसी ने बिस्किट दे दिया 20 का, वो उसको खाने लग गया और इधर से वो लिस्ट में गड़बड़ हो गया, तो फिर उसको सजा मिलेगी। ये बात लिखी गई है 20 में। अर्थात अगर कोई भी निर्वाचन नामावली तैयार कर रहा है और उसमें उसने पदीय कर्तव्य भंग किए, अपने पद को ठीक से नहीं किया, तो फिर उस पर सजा का प्रावधान होगा। बात समझ में आ गई? कुछ लोग कल कमेंट करे थे सर आपको देख के बहुत सारे यूट्यूब पर कॉपी करके पढ़ा रहे हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं होता। आप लोग इतना वो सपोर्ट करके मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप क्लास को इतना सारा शेयर कर दीजिए ताकि क्लास वैसे ही अगर पता लग गई तो फिर कोई कॉपी करेगा नहीं। तो 20 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंप्लॉई अपने पदीय कर्तव्य कर रहा है और उस टाइम उसने गड़बड़ किया तो फिर सजा होगी। ये 20 में लिखा गया है। तो लिखिए निर्वाचन सूची तैयार करने आदि में पदीय कर्तव्य इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी निर्वाचन लिस्ट तैयार कर रहा है कोई अधिकारी या कर्मचारी और उसने गड़बड़ की तो उस पर क्या सजा होगी? देखिए, अगर अपने 15 में पढ़ा था, अगर कोई गलत सूचना देके कोई व्यक्ति आपको वोटिंग लिस्ट में नाम तो सजा थी। यहां पे कि अगर कोई अधिकारी निर्वाचन लिस्ट देने में गड़बड़ करता है, उसमें कोई अपना जो ड्यूटी लगी थी उसमें कोई गड़बड़ करता है, तो क्या सजा होगी? यह सजा लिखी गई है धारा 20 में। क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो रही है। चलिए, अब इसके लिए सजा लिखी गई है और यहाँ पे सजा पूछेगा आपको। इसमें जो सजा का जो प्रावधान किया गया वो किया गया कम से कम 3 माह तो होगी और 2 वर्ष तक हो सकती है ये। तो लिखिए इसमें सजा, यहाँ पे लिखता हूँ सजा बोल के लिखवा देता हूँ। सजा में लिखिए कम से कम, ऐसा लिख लीजिए, कम से कम 3 माह और 2 वर्ष तक
कम से कम सजा 3 वर्ष से 2 वर्ष तक, 3 माह से 2 वर्ष तक सजा। और इसके अलावा जुर्माना 1000 से 2000 रुपए तक हो सकता है। जुर्माना 1000 से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। क्लियर हो गया? नोट लगाओ एक नीचे, अंतिम नोट। मान लीजिए किसी ने कोई गड़बड़ की, इसमें न्यायालय खुद से कोई संज्ञान नहीं लेगा, शिकायत करनी पड़ेगी। तो लिखिए न्यायालय खुद से स्वयं से संज्ञान नहीं लेता है, शिकायत करनी पड़ती है, शिकायत करनी पड़ती है। अब पीछे आते हैं। पीछे आने का मतलब आपको जितना अभी तक पढ़ा है सारा याद करवाता हूं मैं, ठीक। रिवीजन करते हैं कंप्लीट से, शुरुआत से लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से अपन सुनते चलना, ये 5-7 मिनट की क्लास अब इंपॉर्टेंट आपके लिए और हो जाएगी। वार्ड उदाहरण, इसका मतलब कि वार्डों का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, आपको पता चल गया। निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारण किया जाएगा। वार्ड की सीमा में बदलाव करना राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आपको मैंने बताया आरक्षण के प्रावधान भी वार्डों में लागू किए जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया उत्तर पश्चिम सीमा से वार्ड का निर्धारण किया जाता है। क्लियर हो गया? 11 में क्या था, निर्वाचन, चुनाव। कब, अब चुनाव पे चलेंगी लंबी बातें। चुनाव कब होगा तो आपको पता है कि कौन कराएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। कब करवाएगा तो आपको पता चला कि साहब वैसे तो 5 साल में होते हैं, पर विघटन हो गया तो 6 माह में करवाना पड़ेगा। और अगर अंतिम 6 माह बचे हुए तो नई चुनाव होगा। नई नगर पालिका जो है वो शेष कार्यकाल के लिए आएगी। क्लियर? इसके अलावा अधिसूचना किसके द्वारा होगी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की गई। आप इत्मीनान से सुनिए क्लास को। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 243 के और जेड ए में चुनाव आयोग के बारे में लिखा गया है, वो विस्तार से कभी बात करेंगे। इसमें लिखी गई है धारा 12 में लिखा गया है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग के जो कार्य हैं, एक आदमी तो कर नहीं सकता, उसको सौंपे जाएंगे, कार्य बांटे जाएंगे। किसको सौंपे जाएंगे तो आपको पता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन दो अधिकारियों किया जा सकता है। पहला उप निर्वाचन आयुक्त को और दूसरा निर्वाचन आयोग के सचिव को, ठीक। इसके बाद में आपने पढ़ा धारा 13 के लिए कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन लिस्ट होगी, निर्वाचन लिस्ट तैयार की जाएगी। और ये कौन तैयार करेगा, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक। और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। किससे परमिशन ली जाएगी, राज्य सरकार से परमिशन ली जाएगी। इसके आगे मैंने आपको बताया निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, क्वेश्चन अपन ने किया तो आपको बताया कि राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके बाद में निर्वाचन नामावली में मैंने आपको बताया कि 13 में 2 भाग हो गए, एक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी और दूसरा निर्वाचन नामावली। निर्वाचन नामावली में सबसे पहले उम्र देखनी है और उसके बाद में निवास की योग्यता देखनी है। उम्र कितनी होनी चाहिए आपको पता चले साहब 18 साल होनी चाहिए। और इसके बाद में निवास में मामूली तौर पर निवास आपके जोड़ा हुआ है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी है मैंने आपको बता दिया। निवास में आपको 2 बातें बतानी है, एक कौन निवासी नहीं होगा, दूसरा कौन निवासी होगा। अभी शॉर्ट नोट्स और बनाते हैं, आपको 5-7 मिनट और धैर्य रखना है, पूरा क्लियर ही करवा देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, ठीक है। तो निवास मामूली तौर पर, निवास 2 भागों में बांटा मामूली तौर पर निवास को। एक निवास का मतलब ये है कि साहब कौन माना जाएगा कौन नहीं माना जाएगा। कौन माना जाएगा इसमें 3 बातें याद रख सकते हैं। कौन माना जाएगा, पहला अनुपस्थित है वो माना जाएगा, एमएलए माना जाएगा, एमपी माना जाएगा। कौन नहीं माना जाएगा, या तो कोई विक्षिप्त है, या फिर किसी ने कब्जा कर रखा हो, या कोई हॉस्टल में रह रहा हो, या कोई होटल में रह रहा हो, या कारावास में रह रहा हो, उनको नहीं माना जाएगा। ये बात लिखी गई है 13 में। 14 में लिखा गया है कि 14 में ये लिखा गया है 14 में कि कितनी अयोग्यता होगी, ये धारा 14 में लिखी गई है। और कितनी अयोग्यता होगी, 3 अयोग्यता होगी। भारत का नागरिक नहीं रहे, दूसरा विकृत चित्त का हो, सक्षम न्यायालय ने ऐसा कह दिया हो, और निर्वाचन
भ्रष्ट आचरण अर्थात कोई अपराध उसने किया हो उसको डिबार कर दिया जाएगा। 15 में कि अगर किसी ने गलत तरीके से सूचना दे दी हो, मिथ्या घोषणा कर दी हो कि साहब वो या तो उसकी उम्र नहीं हुई या कुछ भी किया हो, ठीक, उम्र वाला आपको पता ना 1 जनवरी को काउंट की जाएगी, देखा जाएगा। 15 में मिथ्या घोषणा, मिथ्या घोषणा का मतलब अगर किसी ने गलत सूचना दी तो 1 साल, सीधा 1 साल के लिए अंदर 5,000 रुपए जुर्माना, 2 से 5,000 तक, ये 15 में लिखा गया। अब बात करते हैं धारा 16 की। धारा 16 में लिखा गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। किससे परामर्श लेकर? यह परामर्श लिया जाएगा राज्य सरकार से। 17 में लिखा गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी, क्या लिखा गया है? जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, ये शायद मैंने आपको बोल के बताया था, जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी है वो 17 में लिखा गया है, और जिला निर्वाचन अधिकारी है उसकी नियुक्ति सेम प्रोसेस से होगी। वो 16 के साथ ही मैंने आपको बता दिया था, 16 में इधर आपने लिख लिया था जिला निर्वाचन अधिकारी, ये सेम प्रोसेस होगी, जिले में वही काम किया जाएगा। इसके बाद में आपको मैंने बताया 18 में कर्मचारी उपलब्ध करवाना, कर्मचारी। 19 में मैंने बताया था कि कर्मचारी राज्य सरकार की प्रतिनिधि पर समझे जाएंगे, ठीक। 20 में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पदीय जो कर्तव्य उनको करना पड़ेगा, और इसमें चूंकि सामान्य आदमी की बजाय अधिकारी की ड्यूटी ज्यादा होती है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उसके लिए सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान। अब बनाते हैं शॉर्ट नोट्स। देखिए वैसे मुझे भी थकान आती है क्लास बताने में, इतनी सारी बातें बोलने में, पर आप लोगों को क्लियर होना जरूरी है, इसलिए शॉर्ट नोट्स लिख लेते हैं अपन। चलिए शॉर्ट नोट्स, पहला धारा 10 शॉर्ट में लिखिए फटाफट ताकि आपके और क्लियर हो जाए। धारा लिखिए, धारा 10 निर्वाचन वार्ड अवधारणा, वार्ड अवधारणा। ठीक है, कौन करेगी अवधारणा? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कौन? राज्य सरकार, राज्य सरकार। अगली बात, सीमा कौन बदलेगा? राज्य सरकार। सीमा परिवर्तन राज्य सरकार। अगली बात लिखिए, आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान होगा। अगली बात, वार्डों का जो निर्धारण, उत्तर पश्चिम सीमा, उत्तर पश्चिम सीमा, और ऐसे मेल बना लो छोटा सा यहां से। इसके बाद में लिखेंगे धारा 10, धारा 10 11 इसमें लिखिए नगरपालिका के लिए चुनाव, नगरपालिका के लिए चुनाव, चुनाव। चुनाव में 2-3 बातें लिखिए, कौन करेगा? तो शॉर्ट में लो, इलेक्शन कमीशन करेगा, चुनाव आयोग करेगा, राज्य चुनाव आयोग। कब करेगा? सामान्यतः 5 वर्ष में, पर अगर भंग हो गई तो 6 माह में कराना पड़ेगा, 6 माह में, 6 माह में। और अगर नगरपालिका का कार्यकाल केवल 6 माह बचा हुआ है, केवल 6 माह बचा हुआ तो चुनाव नहीं किए जाएंगे। और जो नई नगरपालिका आई वो शेष कार्यकाल के लिए आएगी, शेष कार्यकाल के लिए आएगी, ठीक। 2 धाराएं क्लियर होगी। नोट्स बनाते चलिए, मैं साइड में हो जाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या यही काम में आएंगे, ठीक। अगली बात, इसके बाद 11, अब धारा 12, धारा 12, धारा 12, निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों को सौंपना, शॉर्ट में कर्तव्य, कर्तव्यों को सौंपना। तो किसको सौंपे जाएंगे? 2 अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। किसको सौंपे जाएंगे? 2 अधिकारियों को, एक उप निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, और दूसरा निर्वाचन आयोग के सचिव को सौंपे जाएंगे। फिर 13 में है धारा 13, निर्वाचन नामावली, निर्वाचन नामावली। इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। एक भाग में लिखो
निर्वाचन रजिस्ट्रिंग अधिकारी। कौन करेगा ये काम? तो लिखिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। मैं शॉर्ट में कहूं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी। और कितनी योग्यता देखेंगे? 2 योग्यता, एक उम्र की योग्यता और एक निवास की योग्यता। एक निवास की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, बहुत फास्ट लिख रहा हूं क्योंकि क्लास वैसे 1.5 घंटे को होने को आई। तो कर्तव्य सौंपना किसको सौंपे जाएंगे? उप निर्वाचन आयुक्त को और सचिव को। धारा 13 के 2 भाग हैं। एक निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी, कौन करेगा? तो निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी के द्वारा तैयार की जाएगी। और उसमें कितनी योग्यता? 2, एक उम्र की योग्यता, एक निवास की योग्यता देखी जाएगी। निवास वाली योग्यता आप पीछे वापस देख सकते हैं, 3 योग्यताएं हैं, मतलब 3-3 है। कौन समझे जाएंगे, कौन नहीं समझे जाएंगे? तो कौन समझे जाएंगे बताओ? जो अनुपस्थित है वो समझे जाएंगे, हाँ एमएलए एमपी समझे जाएंगे। कौन नहीं समझे जाएंगे? जो जेल में वो नहीं समझे जाएंगे, होटल हॉस्टल छात्रावास में रह रहे वो नहीं समझे जाएंगे, और साथ में जिन्होंने कब्जा कर रखा वो नहीं समझे जाएंगे। 3 समझे जाएंगे, 3 नहीं समझे जाएंगे। 3 का मतलब पहला जो होटल हॉस्टल या कारावास जेल में वो नहीं समझे जाएंगे, कब्जा कर रखा वो नहीं समझे जाएंगे, और जो माइंड से विकसित हो वो नहीं समझे जाएंगे। कौन समझे जाएंगे? अनुपस्थित है वो समझे जाएंगे, एमएलए एमपी समझे जाएंगे। ठीक, इसके बाद में या करते हैं 13, इसके बाद में 14 में की अयोग्यता। 14 को अगले पे लिखते हैं अयोग्यता। कितनी योग्यताएं? 3 अयोग्यताएं। पहली, भारत का नागरिक नहीं हो, भारत का नागरिक नहीं हो। दूसरी, विक्षिप्त हो या मानसिक रोगी, मानसिक रूप से विकृत चित्त का हो, विकृत चित्त। और अंतिम, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण। ये 14 में लिखा गया है। अब 15 में मिथ्या घोषणा। मिथ्या घोषणा, अगर आपने कोई गलत जानकारी दे दी तो सीधा 1 साल के लिए अंदर, 1 वर्ष कारावास और 2 से लेके 5,000 का जुर्माना। 16-17 2 धाराओं में 2 अधिकारियों का उल्लेख है, तो 15 तक हो गया। अब धारा 16, धारा 16 और 17 इधर लिखते हैं। इधर लिखते हैं धारा 17, धारा 16 और 17। धारा 16 में लिखा है निर्वाचन अधिकारी के बारे में। निर्वाचन अधिकारी, और यहां पे लिखा गया है जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। इतना याद रखना है इनमें अधिकारी। इसके बाद 18 में लिखा गया कर्मचारी। कर्मचारी, इसका मतलब यह है कि जब भी चुनाव होंगे तो आपको कर्मचारी, वृंद कर्मचारी उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में 19 में बताया, अगर किसी कर्मचारी को भेज दिया, अगर किसी कर्मचारी को भेजा गया है तो वो चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर, चुनाव आयोग में किस पर समझा जाएगा? प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। ये धारा 19 हो गई। अंतिम धारा 20 में 20 की 20, धारा 20। और लिखिए कर्तव्यों का भंग कर देना, पदीय कर्तव्य भंग, पदीय कर्तव्य। अगर इसमें समझ सकते हैं कि अगर कोई अधिकारी है और उसने अपने पद से कर्तव्यों को ठीक से नहीं काम किया तो उस पर क्या किया जाएगा? तो इसके लिए 2 बातें, एक है जुर्माना और एक है सजा। सजा 3 से लेके 2 वर्ष तक, 3 माह से 2 वर्ष। जुर्माना कितना लगाया जाएगा? तो जुर्माना लगाया जाएगा इन पर 1000 से 2000, 1000 से
2000 तक, आपके 20 तक हो गई। अब 20 तक आपके याद होगी, इसका मतलब ये है कि आप बहुत एडवांस हो गए। देखिए 10 में वार्ड का उदाहरण लिखा था, आपको याद हो गया। वार्ड का उदाहरण मतलब वार्ड की उदाहरण, वार्ड किसके द्वारा बनाए जाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। क्लियर। दूसरी बात, वार्डों की सीमा कौन बदलेगा, बोले राज्य सरकार बदलेंगे। ठीक। तीसरी बात, आरक्षण दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा। अगली बात, अगर कोई वार्ड है और वार्ड के अंदर नंबरिंग करनी है आपको, कहां से डालें, उत्तर पश्चिम सीमा से शुरू करेंगे। 10 फिनिश। 11 में चुनाव होंगे, किसके लिए, नगर पालिका के लिए। कब किए जाएंगे, आपको पता है कि साहब 5 साल बाद होते हैं। अगर बीच में भंग हो गई तो 6 माह में चुनाव वापस कराने पड़ेंगे। 2 शर्तें हैं, अगर 6 माह ही बचे हुए हैं तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि फिर तो 5 साल बाद चुनाव हो ही जाने। और अगर नए चुनाव करवाए तो जो नई नगर पालिका वो शेष कार्यकाल के लिए आएगी। ठीक। इसके बाद में आपको बताया मैंने 12 में मैंने आपको बताया कि थोड़ा काम है वो बांट देंगे, किस किस को, 2 अधिकारियों को। पहला अधिकारी सचिव हो जाएगा, दूसरा उप निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे। ठीक। 13 में तेरी लिस्ट तैयार की जाएगी चुनाव की, कौन करेगा, निर्वाचन रजिस्ट्री में अधिकारी करेंगे। कितनी बातें देखेंगे, 2, एक उम्र की, एक निवास की। उम्र कितनी चाहिए, 18 वर्ष चाहिए। अगली बात यह है कि साहब इसमें उम्र के अलावा निवास में कौन समझा जाएगा, कौन नहीं समझा जाएगा। एमएलए एमपी अनुपस्थित तीनों समझे जाएंगे। कौन नहीं समझा जाएगा, होटल हॉस्टल जेल वाले नहीं समझे जाएंगे। दिमाग से विकसित है वो नहीं समझे जाएंगे, कब्जा कर रखा वो नहीं समझे जाएंगे। इसके बाद में 14 में 3 अयोग्यता है, किसको नहीं समझा जाएगा, भारत का नागरिक जो है नहीं है उसको नहीं समझा जाएगा, या फिर विकसित दिमाग का उसको नहीं समझा जाएगा, या फिर और चुनाव संबंधित कोई भ्रष्टाचार किया उसको नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट बात है कि 15 में मिथ्या घोषणा, अगर गलत घोषणा कर दी 1 साल के लिए अंदर 2 से 5 हजार का जुर्माना। ठीक। इसके बाद में मैंने आपको बताया 16, 17 2 धारा 2 अधिकारियों से संबंधित है। 16 में निर्वाचन अधिकारी और इधर जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक। 18 में कर्मचारी, और कर्मचारी क्या होंगे, कर्मचारी उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि चुनाव करवाने आपको। ठीक। इसके अलावा 19 में कर्मचारी वहां पर समझे जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। इसके अलावा 20 में अगर 20 खा रहे हो और कोई गलत काम किया है, गलत काम इन द सेंस गलत काम हो गया आपसे, तो फिर आपको बताइए कि सजा की जाएगी, जुर्माना भी होगा और दंड भी लगाया जाएगा। इसमें आपको पता है कि 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की हो जाएगी, 1000 से 2000 तक का जुर्माना हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना या कुछ करने की जरूरत है। अब आपकी ड्यूटी यही है, शेयर करना है, बस इतना ही है। बाकी करवाने पर मेरे पे छोड़ दीजिए। जो नगर पालिका एक्ट आपके लिए वो बर्डन था बहुत बड़ा, सोल्व हो जाएगा आप लोगों के लिए, बड़ी प्रॉब्लम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।